गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस सीरीज के अंतर्गत भारत के संविधान का अध्ययन करेंगे और भारत के संविधान के अंतर्गत सबसे पहले भारत के संविधान की उद्देशिका का अध्ययन कर रहे होंगे। उद्देशिका यानी जिसे प्रेम्बल के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। यह जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो संविधान की जन्म कुंडली है, संविधान की आत्मा है, या फिर कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क के विचारों को जानने का उपकरण है। इससे हम संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में उपजे विचारों, भारतीय संविधान के मूल उद्देश्यों और भारतीय संविधान की आत्मा को समझ सकते हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग। कहाँ से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि संविधान भारत के लोगों के द्वारा निर्मित है और भारत के लोगों को समर्पित है। यानी हमने अपने संविधान को किसी ईश्वर, परमात्मा, परम पुरुष या महान पुरुष के नाम से स्टार्ट नहीं किया है। हमने अपने देश के संविधान को भारत के लोगों, भारत की जनता से प्रारंभ किया है। इसका अर्थ है कि देश की जो संप्रभुता है वो देश की जनता में निहित है। यानी जो सुप्रीम है इंडिया में वो देश की जनता है। यानी जनरल बिल अगर कहीं एग्जिस्ट करती है, निवास करती है, तो वो भारत के लोगों में। तो भारत में संप्रभु कौन है, यानी सुप्रीम सत्ता कौन सी भारत में? तो वो भारत के लोग। और भारत के लोगों ने अपनी सत्ता शक्ति किसे समर्पित किए? संविधान को समर्पित किए। आगे चलेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ जो समझने वाली चीज़ है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष गणराज्य। इन जो वर्ड्स आपको दिए गए, टर्म्स आपको दिए गए, इनके अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर इंटरनली एंड एक्सटर्नली, यानी आंतरिक रूप से, बाहर रूप से अगर किसी देश की निर्णय करने की क्षमता स्वयं में निहित है तो उसे देश को हम संप्रभु मानते हैं। संप्रभु का मतलब होता है निर्णय लेने की सर्वोच्च या असीम पावर उस देश की जनता में निहित है। तो भारत कैसा है? संप्रभु देश है। हम 15 अगस्त 1947 और उससे पहले एक उपनिवेश हुआ करते थे, और 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक हम डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य के रूप में थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन गया है। और इसमें जो समाजवादी वर्ड है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और पंथ निरपेक्ष शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। यानी हमने अपने संविधान में समाजवादी मूल्यों को बढ़ावा दिया है। समाजवादी मूल्यों का मतलब है कि लोगों के कल्याण के लिए राज्य अधिक से अधिक प्रयास करेगा। यानी कि आर्थिक संसाधनों में, आर्थिक एक्टिविटी में राज्य की भी हिस्सेदारी होगी, राज्य भी हस्तक्षेप करेगा। ये उदारवादी राज्य की विपरीत अवधारणा होती है। उदारवादी राज्य में आक्षेपवादी राज्य की परिकल्पना की जाती है। और यहाँ पर पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि धर्म और राज्य का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। धर्म अलग है और राज्य अलग है। राज्य का कोई धर्म नहीं है। लेकिन भारत के संदर्भ में धर्म निरपेक्ष अर्थ है सर्वधर्म संभव। सर्वधर्म संभव इसका मतलब है सभी धर्मों का भारत में अस्तित्व रहेगा। राज्य सभी धर्मों को संरक्षण देगा या फिर किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देगा। धर्म के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा या राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। लोकतांत्रिक का मतलब जितने भी प्रकार के राजा महाराजा थे उन सभी का अंत कर दिया गया है। और यहाँ पे गणराज्य का मतलब क्या है कि देश का सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति वो भी जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। वहाँ पर कोई वंशानुगत व्यक्ति नहीं बैठेगा। कोई राजा महाराजाओं के ज़माने में पैदा हुआ व्यक्ति या फिर कोई राजवंश से आया हुआ व्यक्ति नहीं बैठेगा, बल्कि जनता
इलेक्शन के माध्यम से, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन हो, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, जनता द्वारा निर्मित व्यक्ति बैठेगा। प्रस्तावना में आगे देखेंगे हम, हमारी प्रस्तावना में न्याय के आदर्श के बारे में वर्णन किया गया है। 3 प्रकार के न्याय हमारी संविधान प्रस्तावित करती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का कंसेप्ट हमने रूसी क्रांति से ग्रहण किया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में सभी प्रकार के जो भेदभाव हैं, वो शोषण है, जो समाप्त किए जाते हैं। कोई किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्थिक न्याय का मतलब है आर्थिक गतिविधियों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय का मतलब आपको वोट देने, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने, चुनाव लड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्वेश्चन होता है न्याय के प्रकार कितने? 3 हैं। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दी गई हैं। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी इन 5 स्वतंत्रताओं को आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार का मतलब आप स्वतंत्र हैं, आप अपना किस रूम में विचार करना चाहते हैं इस काम के लिए, थॉट मेकिंग के लिए स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति का मतलब आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लिख करके, बोल करके, इशारों के माध्यम से, यानी अभिव्यक्ति के माध्यम। विश्वास का मतलब आप किस धर्म में विश्वास करेंगे, किस प्रकार की आइडियोलॉजी में विश्वास करेंगे, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार आपको है। धर्म का मतलब आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या फिर किसी भी धर्म को ना मानने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। उपासना का मतलब पूजा पद्धति का तरीका आपको क्या होगा, आप मूर्ति पूजा करेंगे या फिर आप निर्गुण में विश्वास रखेंगे, सगुण में विश्वास रखेंगे। कुल प्रकार आप किस प्रकार की पूजा पद्धति अपनाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र। इस 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको प्रस्तावना में दी गई है। आगे देखेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी 2 प्रकार की समानता आपको दी गई। एक तो प्रतिष्ठा की समानता, दूसरी अवसर की समानता। इन दोनों आधारों पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हर व्यक्ति की गरिमा होती है, डिग्निटी होती है, इज्जत होती है, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और व्यक्ति के लिए अवसर समान होगी। मान लो कई जगह निकलती, रिक्रूटमेंट होती यूपीएससी, मान लो अगर जगह निकली आईएएस पोस्ट के लिए 100 निकलती, तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। उसमें फॉर्म भरने के लिए, परीक्षा में भाग लेने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो जो शब्द है अखंडता, वो हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा है। अखंडता का मतलब एक बार जब 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को भारत का पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया, तो हम दोबारा इस पार्टीशन को, इस बंटवारे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी अब जो भारत है वो एक भारत, अखंड भारत के रूप में बना रहेगा। बंधुता का मतलब क्या है? बंधुता का मतलब भारत के लोगों में भाईचारा बनाए रखा जाएगा, प्रेम भावना बनाई रखी जाएगी। तो अब देखेंगे कि जो न्याय का आदर्श है वो हमने रूसी क्रांति से लिया, और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श हमने फ्रांस की क्रांति से लिया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। आगे देखेंगे, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग सी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी हमारा संविधान किस दिन बन के तैयार हो गया था, इस बात की डेट को बता देता है। इस बात को हमारा संविधान नहीं बताता कि संविधान लागू कब से होगा, वो सिर्फ संविधान निर्मित होने की तारीख बताता है। यानी हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसे हमने अंगीकृत किया यानी अपनाया, अधिनियमित किया यानी अपने ऊपर लागू किया, आत्मार्पित किया यानी भारत के लोगों को या खुद को समर्पित कर लिया। यानी पुनः जब हमने संविधान स्टार्ट किया था तो भारत के लोगों से स्टार्ट किया था, और जब संविधान को समाप्त किया तो खुद को समर्पित करके संविधान को समाप्त किया। इसका मतलब है कि हमने ना तो ईश्वर के नाम से संविधान स्टार्ट किया था, ना ईश्वर के नाम से समाप्त किया है। इस प्रकार ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारा संविधान एक सेकुलर संविधान है, हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है,
इसमें सभी लोगों के साथ, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया, पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और 26 नवंबर 1949 को जिस दिन बना था उस दिन हम संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन नागरिकता, चुनाव इत्यादि कुछ इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स थे वो लागू कर दिए गए थे, जबकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब आपको प्रस्तावना के संबंध में जो चीज़ें समझनी है वो कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन कब किए गए हैं। तो 2 बार प्रस्तावना में संशोधन की बात की जाए तो एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना के संबंध में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो जान लेने की ज़रूरत है आपको, वो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में जाकर के संविधान की प्रस्तावना बना। तो संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया है। आशा है कि प्रस्तावना आपको समझ में आ गई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित MCQ कर रहे होंगे। नमस्कार, जय हिंद।